हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सूर्यकांत चौधरी हिस्ट्री आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मौर्य शासकों के अंतर्गत जिन शासकों के बारे में पढ़ा था उनमें चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ लिया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक मौर्य साम्राज्य का महानतम शासकों में से एक शासक माना जाता है, जिसने अपने जीवन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो एक ऐसी युगांतकाली घटना के बाद में जिसे कलिंग का युद्ध कहा जाता है, कलिंग के युद्ध के बाद में युद्ध घोष की जगह पर धम्म घोष की नीति को अपना लिया था। सामान्यतः अगर बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें अभिलेखों में जानकारी नहीं प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथों से हमको पता चलता है कि अशोक की माता का नाम शुभधामी था। इसके बारे में हमको किससे पता पड़ता है? बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि अशोक की माता का नाम शुभधामी था। क्या नाम था बेटा? शुभधामी अशोक की माता का नाम था। अशोक के अभिलेखों में इसकी 3 रानियों का उल्लेख किया गया है। अशोक के जो अभिलेख है, अभिलेख में इसकी 3 रानियों का उल्लेख किया गया है। महादेवी, दूसरी है ऐश्वर्या, तीसरी है कालूबाई। ठीक है। अशोक के जो अभिलेख है उसके अंदर इसकी 3 रानियों के बारे में बात की गई। कितनी रानियों के बारे में? 3 रानियों के बारे में। 3 रानियों के अंतर्गत सबसे पहले महादेवी, दूसरी ऐश्वर्या और तीसरी थी कालूबाई। 3 रानियों के बारे में अशोक के अभिलेखों के अंतर्गत चर्चा की गई है। यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सिंघवी परंपरा के अनुसार अशोक के 2 पुत्र थे। अशोक के एक पुत्र का नाम महेंद्र और दूसरी संघमित्रा, जो विदिशा के श्रेष्ठ, महादेवी जो थी बेटा विदिशा के श्रेष्ठ की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? विदिशा की श्रेष्ठ की पुत्री थी। इससे अशोक के 2 एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। ठीक है। विदिशा की श्रेष्ठ की पुत्री थी महादेवी, जो अशोक की पत्नी थी। इसके 2 पुत्र थे, 2 बच्चे थे। उनमें से एक का नाम महेंद्र और दूसरे का नाम क्या था? संघमित्रा, जिनके बारे में हमको बौद्ध ग्रंथों में भी पता पड़ता है और सिंघवी परंपरा से पता चलता है। कौन सी परंपरा से? सिंघवी परंपरा से। सिंघवी परंपरा से हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि इसके पुत्र का नाम महेंद्र है और दूसरे का नाम क्या है? संघमित्रा, पुत्री का नाम। ठीक है। उसके पश्चात अशोक के अभिलेखों में उसकी एकमात्र पत्नी का उल्लेख किया गया है। अशोक के जो अभिलेख है उसमें उसकी एकमात्र पत्नी का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? एकमात्र पत्नी का उल्लेख किया गया है और उसका नाम था कालूबाई, जिसके एक पुत्र है जिसका नाम है तेवर। क्या नाम है बेटा? तेवर। अशोक के अभिलेखों में उसकी एकमात्र पत्नी कालूबाई का उल्लेख है, जिसमें उसके पुत्र का नाम क्या बताया गया है? तेवर बताया गया है। क्या नाम बताया गया बेटा? तेवर बताया गया है। आगे की बात को अगर देखा जाए तो कहा जाता है, सिंघवी अनुसूचियों में ये भी कहा गया है कि यह अपने 99 भाइयों का वध कर सिंहासन पर बैठा था। अभी अनुसूचियां क्या कह रही हैं और क्या कहा जाता है उसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सामान्यतः अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक बना था। सामान्यतः हमको 2 भाइयों का नाम हमें पता पड़ता है। एक का नाम सुशील था
और दूसरा अशोक का। दोनों के बारे में मैंने आपको मैं बता दिया था। जो सुशील था वो तक्षशिला का गवर्नर था और अशोक था वो उज्जैन का था। जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया था? अशोक को भेजा गया। ठीक है, ये हमने बिंदुसार के समय में हमने बात करी। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज बेटा जो सामने आती है वो ये आती है कि अशोक ने राजाभिषेक के बारे में अगर बात की जाए तो वास्तविक रूप से अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ है, क्या हुआ है? राज्याभिषेक वो हुआ है 269 ईसा पूर्व। ठीक है, क्या हुआ है? कितना हुआ है? 269 ईसा पूर्व में अशोक का क्या हुआ है? राज्याभिषेक हुआ है। अशोक के जो अभिलेख है उसके अंदर अगर बात की जाए तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे कि 99 भाइयों का वध किया और 99 भाइयों का वध करने का सीनियर अनुसूचियों में बताया गया। बात जो भी रही, लेकिन यहाँ पर राज्याभिषेक की बात की जाए तो 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में होने के पश्चात में वास्तविक रूप से इसका जो सत्ता पे जो कब्जा किया वो किया 273 ईसा पूर्व में। इसमें सत्ता पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। किसने अधिकार कर लिया? अशोक के द्वारा सत्ता पर अधिकार कर लिया गया 273 ईसा पूर्व में। अब दूसरी चीज हमारे सामने जो ये आती है, राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक, राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख, कौन सा शिलालेख है? लघु शिलालेख। लघु शिलालेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया। क्या कहा गया? बुद्ध शाक्य। क्या कहा गया है? बुद्ध शाक्य कहा गया है अशोक को। लघु शिलालेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। तो यहाँ पर भी हमको अशोक के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है। दूसरी चीज के बारे में बात की जाए तो राजसत्ता ग्रहण करने के 7 वर्ष के पश्चात में इसने कश्मीर तथा भूटान पर भी अधिकार कर लिया था। किस पर अधिकार कर लिया था? कश्मीर एवं भूटान के ऊपर भी इसके द्वारा क्या कर लिया गया था? अधिकार कर लिया गया था। बात की जाती है, आगे की बात करें तो कल्याण की राजधरनी के अनुसार जो कश्मीर का इतिहास लिखा है उसके अनुसार अशोक ने कश्मीर के अंदर, कल्याण के अनुसार अशोक ने कश्मीर के अंदर श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की। कौन सी नगर की स्थापना की थी? श्रीनगर नामक नगर की स्थापना अशोक के द्वारा कहां पर की गई थी? कश्मीर के अंदर की गई। अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष, कौन से वर्ष? 8वें वर्ष, एक महत्वपूर्ण घटना हुई और वह घटना थी कलिंग का युद्ध, जो 261 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। कौन सा युद्ध हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ। अशोक के जीवन काल की महत्वपूर्ण घटनाओं के अंदर से घटना मानी जाती है कलिंग का युद्ध। यह उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। ठीक है भैया, कलिंग के युद्ध के बारे में, इसकी स्थिति के बारे में अगर देखा जाए, जिक्र किया जाए तो सामान्यतः कहा जाता है कि 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग घायल हुए थे, अधिकांश लोग बेघर हो गए थे। इसके बारे में कहा जाता है। इसकी भयानकता, इसकी भयावहता के कारण अशोक के जीवन के अंतर्गत बहुत परिवर्तन आया। उसका जीवन व्यतीत हो गया और उसका मन इतना व्यतीत हो गया कि उसने युद्ध ने करने का निश्चय लिया और युद्ध घोष की जगह पर उसने धर्म घोष की नीति को अपनाया। कहा जाता है कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात में अशोक का झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ हो गया और उसने युद्ध नहीं करने की क्या की? प्रतिज्ञा की। तो ये हमको जो जानकारी है, हमको इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके पश्चात कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो 13वें शिलालेख में मिलता है। कौन से शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन हमको प्राप्त होता है।
कौन सी युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है? कलिंग युद्ध का जो विवरण है हमको 13वें शिलालेख के अंतर्गत हमको प्राप्त होता है। तो बेटा ये हमने जो पढ़ा है अशोक के बारे में पढ़ा है, अशोक के शासन के बारे में पढ़ा है, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। अब हमारा जो टॉपिक आता है अशोक के अभिलेख। अभिलेख देखिए, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में जो सफलता प्राप्त की थी, अगर देखा जाए अशोक के अभिलेखों का सबसे पहले पता जो लगाया था 1750 में टिप्पणतर महोदय ने लगाया। 1750 में अशोक के अभिलेखों का पता सबसे पहले किसके द्वारा लगाया गया था? टिप्पणतर महोदय के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? टिप्पणतर महोदय के द्वारा। टिप्पणतर महोदय के द्वारा अशोक के अभिलेखों का पता लगाया गया था। टिप्पणतर महोदय के द्वारा अशोक के अभिलेखों का पता लगाया गया था 1750 के अंदर। जो महोदय ने अशोक के स्तंभ, दिल्ली में अशोक स्तंभ से पता लगाया। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त। 1750 में टिप्पणतर महोदय ने पता लगाया था दिल्ली के अंदर जो उसका अभिलेख था उसे। 1737 के अंदर जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता प्राप्त की। ठीक है, भारत का ये ऐसा पहला सम्राट था जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया। अशोक कौन था? भारत का पहला ऐसा सम्राट माना जाता है जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से जनता को क्या किया है? संबोधित किया है। और संबोधित करने किया है अगर देखा जाए तो सामान्यतः अशोक के जो अभिलेख है हमको 3 लिपियों में प्राप्त होते हैं। कितनी लिपियों में प्राप्त होते हैं? 3 लिपियों में प्राप्त होते हैं। अशोक के जो अभिलेख है संभवतः हमको कितनी लिपियों में प्राप्त होते हैं? 3 लिपियों में हमको अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। अब 3 लिपियों में अशोक के अभिलेख हमको प्राप्त हो रहे हैं, तो 3 लिपियों में हम अशोक के अभिलेख कौन से? अब देखिए, पहली है खरोष्टी, दूसरी है अरामाई, तीसरी है ब्राह्मी। ठीक है, अशोक के अभिलेख हमको कितनी लिपियों में प्राप्त होते हैं? 3 लिपियों में प्राप्त होते हैं। पहली है खरोष्टी, दूसरी अरामाई और तीसरी कौन सी है? ब्राह्मी। 3 लिपियों के अंदर हमको प्राप्त होते हैं, या फिर हम कहते हैं खरोष्टी, ब्राह्मी और अरामाई लिपि के अंदर प्राप्त होते हैं। देखिए, कंधार और लग्मान से अरामाई लिपि के अंदर प्राप्त हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं अशोक की बात।
कामदार, ध्यान रखिएगा, कामदार और लग्मान से आरामदायक रीति में कामदार और लग्मान से जो हमको अभिलेख प्राप्त हुआ है वो कौन सी रीति में प्राप्त हुआ है? आरामदायक रीति में प्राप्त हुआ। मानसेरा और सावाज गढ़ी से खरोष्टी लिपि में शिलालेख, और सावाज गढ़ी से खरोष्टी लिपि के अंदर हमको शिलालेख प्राप्त हुआ है। देखिए हमको किस रूप में प्राप्त हुआ है? अब देखिए कामदार और लग्मान से तो हमको कौन सी लिपि में प्राप्त हो रहा है? आरामदायक लिपि में। मानसेरा और सावाज गढ़ी से कौन सी लिपि में प्राप्त हुआ है बेटा? खरोष्टी लिपि के अंदर हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को अगर सामान्यतः देखा है, इसके अभिलेखों को, अशोक के अभिलेखों को, तो अशोक के अभिलेखों को 3 प्रकार से पढ़ा जाता है। किस पर? 3 प्रकार से। पहला जो है वो आता है हमारा स्तंभ लेख। पहला होता है शिलालेख, दूसरा आता है स्तंभ लेख, और तीसरा आता है गुहा लेख। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को कितने रूप में पढ़ सकते हैं? 3 रूप से इनको पढ़ा किया है, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आता है शिलालेख, दूसरा आता है स्तंभ लेख, और तीसरा आता है गुहा लेख। ये 3 दोनों चीज ध्यान रखना। कामदार और लग्मान से जो प्राप्त हुआ वो आरामदायक लिपि के अंदर प्राप्त हुआ है। मानसेरा और सावाज गढ़ी से जो हमको लेख प्राप्त हुए वो खरोष्टी लिपि के अंदर हमको प्राप्त हुए हैं। तो इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो 3 चीजों में हम पढ़ सकते हैं, 3 प्रकार से हम देख सकते हैं अशोक के अभिलेखों को। ठीक है भैया, पहला तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो कौन कौन से? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? शिलालेख के बारे में। शिलालेख, अशोक शिलालेखों की संख्या कितनी है बेटा? 14 है, जो भिन्न भिन्न स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है, जो भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। जैसे प्रथम शिलालेख के अंतर्गत, जो प्रथम शिलालेख है उसके अंतर्गत अशोक कहता है, क्या कहता है अशोक? राजकीय पाठशाला के अंतर्गत 2 मयूर और 1 हिरण के अतिरिक्त सभी पशुओं की हत्या और सामाजिक उत्सवों पर प्रतिबंध रहेगा। क्या कहता है? प्रथम शिलालेख में कहता है कि राजकीय जो पाठशाला है उस राजकीय पाठशाला के अंतर्गत 2 मयूर और 1 हिरण के अतिरिक्त सभी प्रकार के पशुओं के वध पर क्या होगा? प्रतिबंध होगा, और उत्सवों पर क्या होगा? प्रतिबंध होगा। क्या होगा? यानी कि हम कह सकते हैं तो पशु वध का वह मना करता है। द्वितीय शिलालेख में वह समाज कल्याण के लिए बात करता है। किसके लिए बात करता है? समाज कल्याण के लिए संबंधित बात करता है। किसमें? द्वितीय शिलालेख में। कौन से शिलालेख में बात करता है? द्वितीय शिलालेख के अंदर समाज कल्याण के बारे में बात करता है, और कहता है कि जैसे मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा, मार्ग निर्माण, कुआं खुदवाना, वृक्षारोपण उल्लेख है। चोल, चेर, पांडव, सतीय पुत्र, ताम्रपर्णी राष्ट्रों का उल्लेख इस शिलालेख में किया गया है। सबसे बड़ी बात यह
इस शिलालेख में चोल कौन कौन से चोल है, चोल के बाद में चोल, चेर, पांड्य, चोल, चेर, पांड्य, सारिपुत्र, सारिपुत्र कहा गया है, सत्यपुत्र, और उसके पश्चात ताम्रपर्णी आदि का उल्लेख किया गया है। इन सारी चीजों का क्या उल्लेख किया गया है, ठीक है। प्रथम शिलालेख के अंतर्गत पशुओं की हत्या, पशु वध पर प्रतिबंध की बात कहता है। कौन कहता है? अशोक कहता है। प्रथम शिलालेख के अंदर पशु वध के पर प्रतिबंध की बात कहता है। दूसरे शिलालेख में चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र और ताम्रपर्णी इसका हमको उल्लेख प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होता है? द्वितीय शिलालेख के अंदर प्राप्त होता है। तृतीय शिलालेख के अंतर्गत वह कहता है कि ब्राह्मणों श्रमणों के प्रति उदारता, माता पिता का सम्मान, निरीक्षण, यात्रा, सोच समझकर धन खर्च करने और बचाने का अच्छा गुण बताया गया है, ठीक है। तृतीय जो शिलालेख है उसके अंदर क्या कहता है कि श्रवण हो, माता पिता हो, माता पिता श्रवण, ठीक है, माता पिता श्रवण, ब्राह्मण आदि का क्या करना है? सम्मान करना है। श्रवण, ब्राह्मणों आदि का क्या करना है? सम्मान करना है। और सम्मान के साथ में इनके साथ उचित व्यवहार करना है, ठीक है। निरीक्षण, यात्राएं करनी है, सोच समझकर धन को खर्च करना है और बचत भी करनी है। तो ये चीज किसमें बताता है? तृतीय शिलालेख के अंतर्गत अशोक बताता है। कौन बताता है? अशोक तृतीय शिलालेख के अंतर्गत ये चीज के बारे में बताता है, ठीक है। उसके पश्चात चतुर्थ शिलालेख के अंतर्गत वह अपनी धर्म की उपलब्धियों को बताता है। किसको बताता है? अपने जो धर्म है उसकी उपलब्धियों को वह किसको बताता है? चतुर्थ शिलालेख के अंतर्गत अपने धर्म की उपलब्धियों को अशोक ने अपने चतुर्थ शिलालेख के अंतर्गत बताया। पंचम शिलालेख के अंदर धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धर्म महात्माओं की उसके द्वारा क्या की गई है? नियुक्ति की गई है। पंचम के अंदर क्या है? धर्म के प्रचार के लिए धर्म महात्माओं की नियुक्ति की बात करता है। पंचम शिलालेख में क्या करता है? धर्म के प्रचार के लिए आपको क्या धर्म महात्माओं की नियुक्ति की बात करता है। इसमें करता है पंचम शिलालेख के अंदर करता है। उसके बाद षष्ठम शिलालेख के अंतर्गत वह अपने प्रतिवेदकों को आदेश देता है कि मैं कहीं पर भी किसी भी स्थान पर हूं, वह मेरे से किसी भी समय मिल सकते हैं। आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। यानी कि पंचम के बाद में छठे शिलालेख में कहता है कि मैं कहीं पर भी हूं, अपने प्रतिवेदकों से कहता है, इनसे कहता है प्रतिवेदकों से कि मैं कहीं पर भी हूं, आप मेरे से आकर मिल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मिल सकते हैं। और आत्मनियंत्रण की शिक्षा पर बल देता है। किस पर बल देता है? आत्मनियंत्रण की जो शिक्षा है उसके पर अशोक के द्वारा क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। सप्तम शिलालेख के अंतर्गत वह सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का आह्वान करता है। सभी संप्रदायों की सहिष्णुता का आह्वान करता है। क्या
आह्वान करता है, सहिष्णुता का क्या करता है, आह्वान करता है। सप्तम शिलालेख में सभी संप्रदायों के बीच में सहिष्णुता की बात करता है। प्रथम शिलालेख पशुवध पर क्या करता है, प्रतिबंध की बात करता है। अब शिलालेख क्या है, शिलालेख देखो अभिलेखों के बारे में, अभिलेख का मतलब क्या होता है, अभिलेख मिट्टी, पत्थर, धातु की कठोर सतह पर खोद कर या उत्कीर्ण कर जो लेख लिखे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, अभिलेख कहा जाता है। अशोक के अभिलेखों को हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं, पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा आता है दोहा लेख। और यहाँ पर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, अशोक के शिलालेख के बारे में पढ़ रहे हैं। अशोक के 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं जो भिन्न भिन्न स्थान से प्राप्त हुए हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर प्रथम शिलालेख में पशुवध पर प्रतिबंध की बात कहता है। वो कहता है कि राजकीय पाठशाला के अंदर मात्र 2 मयूर और 1 हिरण का ही वध किया जाएगा, इसके अलावा नहीं किया जाएगा। सामाजिक उत्सव वगैरह का भी वह मना करता है। दूसरी चीज उसमें भी नहीं होगा। द्वितीय में उसने कहा चोर चीड़ पान आदि साथियों के बारे में चर्चा करता है। तीसरे में कहता माता पिता श्रवण वगैरह का सम्मान करना चाहिए, धन को खर्च करो लेकिन धन को बचाकर भी रखो। चतुर्थ शिलालेख के अंदर कहता है कि धर्म की उपलब्धियों के बारे में भी अशोक बताता है। पंचम शिलालेख के अंदर धर्म के प्रचार के लिए धर्मामात्रों की नियुक्ति की बात भी कौन करता है, अशोक करता है। छठे शिलालेख में वह प्रतिवेदकों को आदेश देता है मैं कहीं पर भी हूं, आप मेरे से आप मिल सकते हैं, और आत्म शिक्षा के ऊपर विशेष बल देता है। सप्तम शिलालेख में सभी संप्रदायों के बीच में सहिष्णुता का क्या करता है, वह आह्वान करता है कि सभी को क्या बनाकर रखना चाहिए, आपस में सहिष्णुता बनाकर रखनी चाहिए। ये कौन सी शिलालेख में कहता है, वह सप्तम शिलालेख में कहता है। अब देखिए अब आता है आपका अष्टम। अष्टम शिलालेख के अंतर्गत अशोक कहता है, क्या कहता है, कार्य है कि सम्राट आखेटक गतिविधियों को अब त्याग दी गई है सरकार के द्वारा। अब सम्राट धर्म यात्राएं आयोजित होंगी। अब क्या है, सम्राट के द्वारा आखेटक गतिविधियों को त्याग दी। अब क्या होंगी, सम्राट के द्वारा आखेटक जो गतिविधियां हैं उसको क्या कर दिया गया है, त्याग दिया गया है। अष्टम शिलालेख में कहा गया कि सम्राट का आखेटक गतिविधियों को अब त्याग दी गई है। अब सम्राट धम्म यात्राएं आयोजित करेगा। कौन सी करेगा, धम्म यात्राएं। सम्राट के द्वारा आखेटक, आखेटक का मतलब होता है शिकार से, शिकार करना क्या कर दिया, त्याग दिया गया। अब क्या की जाएगी, सम्राट के द्वारा धम्म यात्राएं की जाएगी, मानव कल्याण के लिए बात की जाएगी, ठीक है। इसके बारे में 6वें से 8वें शिलालेख में कहा गया है। नवम में अशोक कहता है, नवम शिलालेख के अंतर्गत अशोक कहता है कि विभिन्न समारोह में निरंतरता का उल्लेख करता है, धम्म के समारोह के आयोजन पर बल देता है। कौन से सिद्धांत पर, धम्म के समारोह के आयोजन पर बल, ठीक है। विभिन्न प्रकार के आयोजनों को मना रखा है और कहता है कि धर्म के समारोह के आयोजन पर क्या देता है, बल देता है। कौन से में, नवम शिलालेख के अंदर। 10वें शिलालेख के अंदर ख्याति और गौरव की निंदा तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर विचार प्रकट किया गया है 10वें शिलालेख में, ठीक है। धम्म नीति की धम्म नीति की जो श्रेष्ठता है उसके बारे में इसमें बात की गई है 10वें
शिलालेख के अंतर्गत धम्म नीति की श्रेष्ठता पर अशोक बल देता है कि धम्म नीति क्या है, सर्वश्रेष्ठ नीति कौन सी है, धम्म नीति है, और इसको ही आदमी को इसके ऊपर ही चलना चाहिए। उसके पश्चात 11वें शिलालेख के अंतर्गत 11वें शिलालेख के अंतर्गत अशोक कहता है कि धम्म नीति की व्याख्या करते हुए कहता है कि बड़ों का आदर पशुओं की हत्या नहीं करना और मित्रता के प्रति उदारता पर बल देता है कि बड़ों का तो क्या करना है, बड़ों का आदर, बड़ों का क्या करना है बेटा, आदर करना है। अशोक कह रहा है अपने 11वें शिलालेख के अंदर पशु हत्या नहीं करना और मित्रों के प्रति उदारता, पशु हत्या न करना और मित्रों के प्रति उदारता। देखिए 11वें शिलालेख में कहता है कि बड़ों का क्या करना है, आदर करना है, पशु हत्या नहीं करना है और मित्रों के प्रति क्या करनी है, उदारता रखनी है। वह कौन से शिलालेख में कहता है, 11वें शिलालेख के अंदर कहता है। कौन कहता है, अशोक कहता है 11वें शिलालेख के अंतर्गत। 12वें शिलालेख के अंदर पुनः संप्रदायों के बीच सहिष्णुता बनाने का निवेदन करता है। वो कहता है इसके अंदर पुनः संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता का निवेदन करता है। किसका करता है, 12वें शिलालेख में पुनः संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता का निवेदन करता है। कौन करता है, अशोक करता है। पुनः संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता का वह क्या करता है, निवेदन करता है अशोक। उसके पश्चात में संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का निवेदन करता है। 13वें शिलालेख के अंदर 13वां जो शिलालेख है उसके अंतर्गत वह कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। कौन से युद्ध का वर्णन करना है बेटा, कलिंग युद्ध कब हुआ, 261 ईसा पूर्व में जो युद्ध हुआ उसको किस नाम से जाना जाता है, कलिंग युद्ध, जिसने अशोक के मन को क्या कर दिया, द्रवित कर दिया। उसके बारे में अशोक वर्णन करता है 13वें शिलालेख के अंतर्गत। इसमें वह युद्ध के स्थान पर धम्म विजय प्राप्त करने का आह्वान करता है। 5 यूनानी राजाओं का भी उल्लेख है, एंटियोकस, टालेमी, एंटिगोनस, पैनास और अलेक्जेंडर का भी उल्लेख करता है। साथ ही आर्थिक जातियों को भी चेतावनी भी देता है, चेतावनी का भी उल्लेख इसमें किया है। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। 14वां जो शिलालेख है इसमें वह जनता को धार्मिक जीवन जीने को प्रेरित करता है। देखिए जनता को धार्मिक जीवन जीने को क्या करता है, 14वें शिलालेख में प्रेरित करता है। यहां हम अशोक के शिलालेखों को पढ़ रहे हैं बेटा। तो अशोक के शिलालेखों के अंतर्गत अशोक के 14 शिलालेख हैं जो भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 7 शिलालेखों के बारे में हमने पहले देखा था। 8वें शिलालेख के अंदर सम्राट आकेटक गतिविधियों की त्याग के बारे में बोल रहा है और धर्म यात्राओं को आयोजित करने की बात कर रहा है। 9वें शिलालेख के अंदर धर्म के समारोह के आयोजन पर सम्राट बल दे रहा है। 10वें शिलालेख में धम्म नीति की श्रेष्ठता के बारे में बात की गई है। 11वें शिलालेख में कहा है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, पशुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए और मित्रों के प्रति उदारता रखनी चाहिए। 12वें शिलालेख के अंदर अशोक करता है कि पुनः संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का निवेदन करता है। 13वें शिलालेख के अंदर वह कलिंग युद्ध का वर्णन करता है तथा 5 राजाओं का
प्रेरित करता है शासकों का। 14वें शिलालेख के अंदर जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए क्या करता है, अशोक प्रेरित करता है। वो कौन सा शिलालेख है, 14वें शिलालेख के अंतर्गत ये यहाँ पर प्रेरित कर रहा है जनता को धार्मिक जीवन को जीने के लिए, इसके द्वारा प्रेरित किया जा रहा है। तो ये अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में बेटा हमने पढ़ा। अशोक के 14 शिलालेखों के अंतर्गत से मैंने बताया कौन सा शिलालेख। अभी थोड़ा सा आपको एक चीज और बता देता हूँ, कौन सा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, कौन सी लिपि के अंदर हमको अभिलेख प्राप्त होते हैं, तो थोड़ा सा उसको देख लीजिए, जिससे ये आज का इतना टॉपिक कंप्लीट शिलालेख तक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का इसका जो टॉपिक है उसको आपके सामने लेकर आएंगे। देखिए शिलालेख और स्थान और लिपि। शिलालेख, स्थान और लिपि, ठीक है। शिलालेखों में सबसे पहला है शाहबाजगढ़ी। स्थान प्राप्त हुआ है पेशावर, पाकिस्तान। पहला कौन सा है, शाहबाजगढ़ी, पेशावर, पाकिस्तान, और ये प्राप्त हुआ है खरोष्टी लिपि में। कौन सी लिपि है, खरोष्टी लिपि के अंदर प्राप्त हुआ है। शाहबाजगढ़ी, पेशावर, पाकिस्तान, खरोष्टी लिपि के अंदर ये हमको प्राप्त हुआ है, ठीक है बेटा। शाहबाजगढ़ी से हमको प्राप्त हुआ है। दूसरा है मानसेरा, मानसेरा जो प्राप्त हुआ है, मानसेरा हजारा जिला, ये भी खरोष्टी लिपि के अंदर ही प्राप्त हुआ है। कौन सी लिपि में प्राप्त हुआ है, खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुआ है। उसके पश्चात है कलसी। कौन सा है, कलसी, जो कि देहरादून उत्तरांचल के अंदर पड़ता है। ब्राह्मी लिपि के अंदर ये प्राप्त हुआ है, कलसी, देहरादून। और यह जो प्राप्त हुआ है ब्राह्मी लिपि के अंदर प्राप्त हुआ है गिरनार, जूनागढ़, ब्राह्मी। ठीक है, गिरनार है, जूनागढ़ से प्राप्त हुआ है, और ये ब्राह्मी लिपि के अंदर प्राप्त हुआ है। उसके पश्चात एलगुड़ी, कौन सा है, एलगुड़ी, एलगुड़ी जो कर्नूल आंध्र प्रदेश, कर्नूल आंध्र प्रदेश, ब्राह्मी लिपि के अंदर कर्नूल आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ये भी कौन सी लिपि में, ब्राह्मी लिपि के अंदर प्राप्त हुआ है। उसके बाद धोली, पुरी, उड़ीसा, ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। इसके पश्चात में जोगढ़, ब्राह्मी लिपि में, सोपारा, ठाणे, महाराष्ट्र। ब्राह्मी लिपि में, ठीक है बेटा। शाहबाजगढ़ी, पेशावर, पाकिस्तान, खरोष्टी लिपि के अंदर प्राप्त हुआ है। मानसेरा, खरोष्टी लिपि में मानसेरा के अंदर प्राप्त हुआ है।
कलसी देहरादून ब्राह्मी लिपि के अंदर है, गिरनार जूनागढ़ ब्राह्मी लिपि में, एलेपुरी कानूर आंध्र प्रदेश ब्राह्मी लिपि में, उसके बाद धौलीपुरी उड़ीसा ब्राह्मी लिपि में, सोपान ठाणे महाराष्ट्र के अंदर जो प्राप्त हुआ है, ये भी कौन सी लिपि में प्राप्त हुआ है, ब्राह्मी लिपि के अंदर प्राप्त हुआ है। ठीक है, सावराजगढ़ी अगर देखा जाए तो मानसेरा जो अभिलेख है इसके लिए खोजकर्ता के रूप में कनिंघम महोदय, मानसेरा जो अभिलेख है इसको कनिंघम महोदय के द्वारा खोजा गया था। उसके पश्चात में गिरनार अभिलेख की बात की जाए तो कर्नल तोड़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हमको ध्यान रखना है, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से हमको ये ध्यान रखना है कौन सा अभिलेख, कौन सा शिलालेख हमको कहां पर प्राप्त हुआ है। तो बेटा आज हमने अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में, प्रत्यक्ष संख्या के बारे में पढ़ा। कल हम इसके लघु शिलालेख के बारे में हम पढ़ेंगे, स्तंभ लेख और स्तंभ लेख, अशोक और बौद्ध धर्म, इन सबों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा मुझे आशा है कि आपको मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, जो टॉपिक है वो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप पढ़ रहे हैं श्री वाई सूर्यकांत सर, रेगुलर आप मेरी क्लासेस को वीडियोस के माध्यम से लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट प्राप्त होगा। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। कल हम बचा हुआ इसका अशोक का जो बाकी का जो टॉपिक है, जो इसका अभिलेख शिलालेखों के बारे में पढ़ा, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज मुझे आज्ञा दीजिए, आज के लिए बस।